guys, my name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CDS. देखिए बेटा, सबसे पहले सॉलिड्स की बात करूं मैं तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये वाला जो चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट जो है ये आपका लगभग ठीक है, मतलब मैं कम से कम बता रही हूँ आपको, कम से कम 5 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा। 4 से 5 नंबर कह सकते हैं, बट 5 नंबर का तो मतलब आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा बेटा जी, इससे जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर के पैटर्न में अब असर्शन रीजन भी आया करते हैं, ठीक है। अगर कॉम्पिटेटिव लेवल की बात करूं तो वो थोड़ा कॉम्पिटेटिव लेवल आपके सीबीएसई एग्जाम में भी डाल दिया गया है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये मैंने आपको सीबीएसई का बताया है 5 मार्क्स का, ठीक है। दिस इज फॉर सीबीएसई, ठीक है, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो। और अगर मैं आईआईटी की और नीट की बात करूंगी बेटा जी, तो आईआईटी और नीट दोनों में ही इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है और आपका एक क्वेश्चन बनता है 4 मार्क का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लगाकर चलिए कि आपका आएगा, और 1 क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स दोनों में ही। बेटा जी जो आईआईटी एडवांस में होता है, आईआईटी एडवांस में बहुत ज्यादा मतलब टू द पॉइंट आपसे नहीं पूछेगा, टू द पॉइंट इन्हीं 3 एग्जाम्स में पूछेगा। एडवांस में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, जिसमें कि आपको अपनी लॉजिकल रीजनिंग यूज करनी होती है, प्लस आपको सॉलिड स्टेट के कॉन्सेप्ट्स कितना क्लियर है वो एडवांस में ये चेक करने के लिए क्वेश्चन वैसा ही पूछता है, ठीक है। तो आप रटा रटाए सवाल नहीं कर सकते एडवांस में, जब तक नहीं कर सकते एडवांस का क्वेश्चन, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको सॉलिड स्टेट अच्छे से समझ नहीं आएगा। ओके, वन मोर थिंग बेटा जी, ये जो सॉलिड स्टेट है ये जो है ये आपका ऐसे समझिए, ये फिजिक्स का चैप्टर ज्यादा है, केमिस्ट्री का कम है, ठीक है। जो भी बच्चे इंजीनियरिंग परस्यू करेंगे इसके बाद में, ठीक है, जब आप ये पढ़कर जाओगे तो बेटा जी मटेरियल साइंसेज में आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाया जाता है और अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है, अच्छे से मतलब बहुत बढ़िया से। तो वहां पर क्यों पढ़ा रहे हैं ये, क्योंकि इसमें फिजिक्स का रोल ज्यादा होता है केमिस्ट्री से, और जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ केमिस्ट्री कम है और फिजिक्स ज्यादा है। केमिस्ट्री तो काफी बाद में आएगी, पहले फिजिक्स ही आएगी, ठीक है। तो चलिए ये मैंने इतना क्लियर कर दिया, मार्किंग स्कीम क्लियर हो गई आपको। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज सॉलिड और इसको कैसे कैसे कवर करना है। देखिए सबसे पहले सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है सॉलिड क्या होता है, बोलो क्या होता है। मैटर की एक स्टेट है, कैसी स्टेट है, जो कि होती है रिजिड, जिसका डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। और बेटा जी क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, यानी कि पास पास में होते हैं। अब आपको जहां पर भी आप बैठे हुए हो या जहां पर भी आप मुझे देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे सॉलिड्स हैं। इवन मैं अगर अपनी बात करूं तो आपको यहाँ पर भी ज्यादातर सॉलिड्स नजर आ रहे होंगे, राइट। ये बोर्ड सॉलिड है, ये पेन भी क्या है, मार्कर, ये सॉलिड है, राइट। समझ आ रही है ये बात। अब देखो यहाँ पर दिस बोर्ड, दिस ऑल्सो सॉलिड। ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी सॉलिड है, ठीक है। आपके रूम में लगा हुआ एसी भी सॉलिड होगा, राइट, पंखा भी सॉलिड होगा। क्लियर हो गई बात। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सॉलिड्स, ठीक है, ज्यादातर चीजें कैसी सॉलिड है हमारे आसपास। अब देखिएगा बेटा, सॉलिड की डेफिनेशन तो हमने कर ली, क्या होती है, जिनके डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम होता है, रिजिड होते हैं, राइट। तो मैं लिखूं क्या वहां पर, चलो लिख देते हैं, विच है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। और आई कैन से रिजिड भी होते हैं बेटा जी, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। अब देखना बेटा, अब वाइडली अगर मैं डिवाइड करूं तो सॉलिड जो होंगे वो मेरे 2 तरीके के होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा जी। एक तरह का सॉलिड तो आपको ये दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, ये बोर्ड भी नजर आ रही है, ये भी नजर आ रही है। और देखो एक तरह का सॉलिड आपको ये दिख रहा है, अगर मैं इसको कंप्रेस कर सकते हो, राइट, मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा ये, ठीक है, कर सकते हो ना, ठीक है। यानी कि इसको क्या है, ये तो कंप्रेसिबल है यार, ये तो मुड़ जा रहा है ना, राइट, समझ आया, ये तो कंप्रेसिबल है, ये तो मुड़ जा रहा है। तो यानी कि सॉलिड क्या है, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है एमोर्फस, ठीक है। समझिए बेटा, इसका डिफरेंस आपके पेपर में जरूर आता है, ठीक है। सीबीएसई वालों
बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन आपके सीबीएसई में जरूर आता है ये। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। ठीक है, आईटी नीट वालों बेटा आपसे नहीं पूछेगा, आपसे ज्यादा ये ही पूछ सकता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट पूछ सकता है, या फिर इसका कभी नीट में एग्जाम्पल पूछ सकता है, आईटी में फिर भी नहीं पूछेगा, नीट में एग्जाम्पल पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमोर्फस इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। ठीक है, वो भी बहुत दया उसको आ जाए कि चलो इस बार पेपर बहुत बढ़िया बनाते तब। ठीक है, अदरवाइज सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपका। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, है क्या सॉलिड स्टेट में ये क्रिस्टलाइन एमोर्फस क्या चीज है। जैसे कि मैंने 2 तरीके के सॉलिड आपको अभी यहीं पर दिखा दिए कि ये है भाई, मैं इसको कंप्रेस करूं नहीं होगा कंप्रेस, ठीक है, लेकिन इसको अगर मैं कंप्रेस करूं तो कंप्रेसिबल है। ठीक है, तो अब देखिएगा बेटा जी, सबसे पहले आप समझो इसके एग्जाम्पल क्या है, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ये होते हैं हमारे एमोर्फस। और जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स। ठीक है, जो रिजिड है वो हो गए हमारे ज्यादातर क्रिस्टलाइन में आते हैं। अब देखिएगा बेटा जी, जो एमोर्फस हैं ये फेक सॉलिड्स होते हैं, यानी कि क्या है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि सॉलिड हैं। ठीक है, स्यूडो अगर किसी के भी आगे लग जाता है बेटा जी तो स्यूडो का मतलब होता है फेक। ठीक है, दैट मींस दे आर नॉट ट्रू, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो डेविएट कर जाती हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर स्यूडो सॉलिड्स और आई कैन से फेक सॉलिड्स, व्हेयरएज दे आर ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड्स माने सच के सॉलिड है, ये कैसे फेक है, दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ दिखते हैं कि सॉलिड है। ओके, अब देखो आगे बात करूं, ये 2 पॉइंट अच्छे से समझ में आते हैं तो ये ऊपर वाले भी 4-5 पॉइंट समझ में आ जाएंगे। 2 मार्क में कम से भी कम आप 4 तो लिखिएगा। ठीक है, पता आपको सारे होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से होना चाहिए। अब देखो आते हैं बेटा जी, क्रिस्टलाइन जो होता है उसमें 3D रेगुलर फैशन होता है। 3D रेगुलर फैशन का मतलब हो गया कि जैसे कि सपोज मैंने लिखा ए बी ए बी ए बी। ठीक है, अगली लाइन जो है वो है बी ए बी ए बी ए। ठीक है, अब देखना बेटा, समझो इस बात को। अब तुम तीसरी लाइन खुद बता सकते हो कि मैम ये होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। चौथी लाइन अगर पूछूं तो तुम खुद बोलोगे बी ए होना चाहिए। तो ये क्या है बेटा जी, एक रेगुलर फैशन हो गया। ठीक है, कि आप क्या बता पा रहे हो, आप बता पा रहे हो कि अच्छा यहाँ पर ये अगर इस रेंज में 2 रेंजेस आपको दिखा दी कि इस तरीके से है। अब देखो 3D का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है, ये 2 डायमेंशन में। ठीक है, 2 डायमेंशन में अगर मैं पॉइंट लगा दूं तो वो पॉइंट 1 डायमेंशन में होगा क्योंकि वो कहीं हिल नहीं गया, जा नहीं रहा है। ठीक है, जहां पर 2 डायमेंशन आगे एक्स वाई, वो हो गया हमारा कौन सा 2D। और जहां पर 3 डायमेंशन आगे एक्स वाई जेड, वो क्या हो गया हमारा 3D। जैसे 3D मूवीज देखते हो, ठीक है, वो 3D हो गया। लेकिन अगर उसी पर्दे पर आप भाई वो 3D में शूट ना हुई हो, सिंपली देखो आप पर्दे पर, तो वो क्या होगा 2 डायमेंशन में होगा। जैसे आप टीवी में देखते हो वो 2D है, या मोबाइल में देखते हो वो 2D है। ठीक है, 2D। ठीक है, 3rd डायमेंशन आपको नजर नहीं आ रहा। क्लियर? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपको, देखिएगा बेटा जी, मैंने ये बनाया था, ये मॉडल आपको समझाने के लिए। देखो आपको नजर आ रहा होगा ये 3 डायमेंशन है। ठीक है, टोटल आपको सारी चीजें नजर आ रही होंगी बेटा जी। ठीक है, 3 डायमेंशन है। और 2D क्या होगा, सिर्फ ये वाला सिर्फ इतना हिस्सा। ठीक है, ये वाला और ये समझना बहुत जरूरी है बेटा। आपको लग रहा होगा कि मैम क्यों इतना एम्फसाइज कर रही है इस पर, ये इसीलिए जरूरी है बेटा क्योंकि आपको सब इमेजिन करना है। इस चैप्टर में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो इमेजिनेशन के बल पर होंगी, क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, डोंट वरी, आई विल टेल यू द ट्रिक, बट इमेजिन करना भी आना चाहिए। ठीक है, ट्रिक्स तो मैं बताऊंगी ही, बट इमेजिन करोगे तो बहुत अच्छा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा जी, 3D रेगुलर फैशन हो गया। इसमें इरेगुलर फैशन होता है। इरेगुलर का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने लिख दिया ए बी, ठीक है, ए बी और यहाँ पर बी ए कर दिया मैंने। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए कर दिया, 3 बार ए कर दिया। तो ये क्या बेटा, इरेगुलर है। समझ नहीं आ रहा कब क्या हो जाए। ठीक है, तो वो हो गया हमारा इरेगुलर एमोर्फस में। अब बेटा जी जहां पर भी रेगुलर फैशन होगा वहां पर आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैंने मान लीजिए रेगुलर फैशन लिखा इस तरीके से ए बी,
ये हो गया बी ए बी ए, ठीक है। तो बेटा जी ये जब बहुत लंबे टाइम तक एक ही ऑर्डर फॉलो होता है, इसको बोलते हैं हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन अगर वो ऑर्डर बार बार थोड़े थोड़े समय के बाद चेंज हो रहा हो, थोड़े थोड़े ड्यूरेशन के बाद में चेंज हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ओके बेटा जी इसमें तो दोनों होंगे, शॉर्ट रेंज भी होगा और लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है बेटा जी? सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिपीटेशन होगा वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होगा। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई इस सेगमेंट के बाद में यही सेम सेगमेंट आना है। जैसे कि ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, ये क्या हो रहा है बेटा जी? बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है। समझ रहे हो कि कोई भी बॉल कहीं लगी हुई है, कुछ ऐसा पता ही नहीं है भाई ए बी ऐसे करके कोई अरेंजमेंट, फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। समझ आ रही है बात? ठीक है। अगर फिक्स होता बिल्कुल, मैं लगाती कि एक येलो फिर रेड फिर येलो फिर रेड, तो क्या होता है बेटा? एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता और आप बता सकते कि हाँ इसके बाद में येलो और फिर क्या होगा? रेड बोला था या ब्लैक बोला था? रेड, ठीक है, येलो रेड ऐसे करके। ओके क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा। इसके अंदर दोनों रेंजेस आते हैं बेटा जी। लॉन्ग रेंज ऑर्डर ज्यादा होता है, शॉर्ट रेंज बहुत कम होता है। लेकिन इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर ना के बराबर है ही नहीं, ऐसे समझिए। अब देखिए बेटा जी अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होंगे तो रिजिडिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, मैंने क्या कहा? रेगुलर फैशन है। अगर रेगुलर फैशन होगा तो क्या होगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, यानी कि बहुत ही रेंज तक, बहुत लंबी रेंज तक एक ही चीज क्या हो रही है? फॉलो हो रही है। ठीक है, जैसा कि इसमें। तो बेटा आप समझो इस बात को, ये समझो कि इस सारे अरेंजमेंट से जब बहुत ज्यादा अरेंज होती हैं चीजें तो वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। ऐसे इस तरीके से समझो थोड़ा। ठीक है, जैसे तुम्हारे रूम में बहुत सारी चीजें अरेंज होती हैं तो अच्छा लगता है, बैठने में भी अच्छा लगता है। जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल होती है तो उसको देखने में पसंद आता है, देखने में अच्छी लगती है। ठीक है, जैसे ताजमहल सिमेट्री की वजह से तो अच्छा लगता है ना। तो बीच से देखोगे सिमेट्रिकल है। सिमेट्री मतलब जो इस तरफ है वही सेम चीज इस तरफ है। ओके, तो अब यहाँ पर समझिएगा बेटा जी, ये स्टेबिलिटी वाला ये सिंपल कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए सिर्फ, अदरवाइज आप सिंपली याद कर सकते हो बेटा जी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा शार्प होता है, यानी कि एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा जी वो उस पर ये क्या होंगे? मेल्ट होना स्टार्ट कर देंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे। अब समझिएगा बेटा, लेकिन इसके अंदर कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। इसमें क्या होता है? एक रेंज में मेल्ट होते हैं। ठीक है, एमॉर्फस में क्या होता है बेटा जी? एक रेंज में मेल्ट होता है। ये एक रेगुलर कट देते हैं, यानी कि अगर आप इसको काटोगे, जैसे आप लोहे को काटते हो, ठीक है, आप तो नहीं काटते पर कटते हुए तो कभी देखा होगा, जब उसको काटा जाता है बेटा जी तो बिल्कुल शार्प कट देता है, राइट। वेयर एज अब तुम कुछ भी ले लो, तुम्हारे पास कोई रबर रखी हो, रबर को ले लो, ठीक है, तुम उसको काटने लगो तो बड़ा इरेगुलर कट आता है। तुमने देखा होगा बचपन में जब हम वो रबर के 2 टुकड़े किया करते थे, पता नहीं बच्चे करते हैं या नहीं करते अब, ठीक है, हमें तो कट के मिला करती थी कि आज एक खोकर आ फिर कल दूसरी खोकर आना, तो मम्मी हमेशा बीच से कट करके देती थी। ठीक है, तो बेटा जी जब उसे बीच से काटते थे हम, ठीक है, जैसे काटते थे, अगर नाइफ से नहीं काटा है, ठीक है, तो बड़ा ही इरेगुलर सा कट आता था। कोई भी रबर को आप मर्जी काट के देखियो, ठीक है, बड़ा इरेगुलर कट आएगा। ठीक है, अच्छा बेटा जी ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। बेटा जी आइसो का मतलब होता है सेम, इस चीज को समझिए, आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, अब हमें बहुत सारी चीजें एमॉर्फस के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, एमॉर्फस के बारे में बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता। ठीक है, और जबकि हमें क्रिस्टलाइन के बारे में अभी पूरा चैप्टर जो है आगे क्रिस्टलाइन ही पढ़ेंगे, एमॉर्फस यही खत्म हो जाएगा, शुरू होते ही खत्म हो गया। एमॉर्फस इतना ही था, ठीक है, इसका अपना साथ इतना ही था, लेकिन अब आगे क्या पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में? क्रिस्टलाइन के बारे में। ठीक है, अब देखिए आइसोट्रोपिक, आइसो माने सेम, अब ये ट्रॉपिक क्या है, एनाइसोट्रोपिक क्या है समझते हैं। देखिएगा बेटा जी, इसका मतलब होता है सेम प्रॉपर्टीज और सेम प्रॉपर्टी सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन, ओके। और ये होता है बेटा जी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि हर एक डायरेक्शन में क्या है बेटा जी? अलग अलग है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ।
मान लीजिए आपके पास कोई मेटल का टुकड़ा है, ठीक है, कोई मेटल का टुकड़ा है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मेटल का टुकड़ा मान लिया, ठीक है, इधर मैंने ऊपर एक मेटल का टुकड़ा मान लिया। अब आपको पता है कि जो मेटल का टुकड़ा होता है बेटा जी, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली घूम रहे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये मान लीजिए Fe है, Fe+2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे ही सारे में होंगे बेटा जी, है ना। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो मुझे बताइए कि क्या दोनों की कंडक्टेंस बराबर होगी क्या? अगर इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना बेटा बाहर, समझ रहे हो मेरी बात। इसकी कंडक्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस अभी आपने ढंग से पढ़ा नहीं है, जब आप 3rd चैप्टर में आओगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अभी आप मुझे ये बताओ कि इसका कंडक्टेंस तो कम हो गया ना, है ना। अभी आप ये इतना समझ लो कि कंडक्टेंस ज्यादा आपको नहीं पता होगा, जो ड्रॉपर बच्चा कोई देख रहा होगा उसी को समझ आएगा बेटा जी। आपको 3rd चैप्टर में पढ़ना है, अगर कोई अभी इस साल का ही बच्चा वीडियो देख रहा है तो, ठीक है, अगर कोई ड्रॉपर है तो ही कैन कनेक्ट। अब देखिए बेटा जी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी मोबालाइज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देर में निकलेगा, तो दोनों की वैल्यूज अलग अलग हो गई ना, है ना। तो यही है एनाइसोट्रॉपिक, यानी कि डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग हो जाए, उसी को बोलते हैं हम एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसमें हर डायरेक्शन में सेम है। जैसे कि मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, तो बेटा जी जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो फिक्स होता है, आपको पता भाई, जब आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल करते हो तो पता है आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, फिक्स है, ठीक है। अब समझिएगा, अब समझिएगा क्यों फिक्स है, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में जहां आप जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा जी, एनाइसोट्रॉपिक है, सेम ही रहती है, अलग नहीं होती, ठीक है। इसी में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी है, तो आप ये दोनों चीजें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। ये जरूर पूछेगा, या तो डिफरेंस पूछ लेगा या ये पूछ लेगा दैट व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। और यहां से ये वाला पूछ सकता है, क्लियर। तो ये वाला पैराग्राफ आपको पूरा करना है, पैराग्राफ कह रही हूँ, डिफरेंस पूरा करना है बेटा जी आपको, ठीक है। एंड आपको मिल जाएंगे आसानी से, दो नंबर तो आसानी से मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाए बेटा जी, क्लियर हो गया। अच्छा, आई वाज टेलिंग यू कि एमोर्फस जो है उसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, इसीलिए हमने क्या किया, उसको सेम ही मान लिया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया इस वाले पार्ट से क्या आएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बेटा जी ये जो नेक्स्ट पार्ट है, मैंने क्या कहा था, एमोर्फस का साथ इतना ही था। अब आगे कौन है हमारे साथ में पूरे चैप्टर के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, पता चल गया आपको। अब इसके टाइप पर आते हैं बेटा जी, जो टाइप ऑफ सॉलिड है, यानी कि टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं हम, वो क्या है, सबसे पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक। देखिए बच्चा, इसमें से आपका जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई वालों से, जेई वाले आपसे नहीं पूछेगा। अच्छा, उसमें एक चीज रह गई, अभी समझा दूं, पहले ये बता दूं। देखो बेटा जी, ये वाला जो पार्ट है इसमें से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बस 1 मार्क का, ठीक है। वो कैसे आएगा, ये दे देगा, एग्जाम्पल पूछ लेगा, मतलब कि ये देकर ये पूछ लेगा कि बताइए कौन सा सॉलिड है, या फिर ये देकर उल्टा पूछ लेगा, ऑपोजिट पूछ लेगा। और इसमें भी हायर चांसेस किसके हैं, कोवेलेंट सॉलिड के हैं, और यहाँ पर इन दोनों के हैं हायर चांसेस की, अगर मैं बात करूं, क्योंकि इनको तो बच्चे नॉर्मली पहचान लेते हैं, ओके। अच्छा बेटा, उसमें जो एक पॉइंट रह गया था वो ये है कि एक तरफ मैंने लिखा था क्वार्ट्ज। बेटा जी जो क्वार्ट्ज है वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वेयरएज क्वार्ट्ज ग्लास जो होगा वो आपका एमोर्फस सॉलिड होगा। ये पॉइंट बहुत ही ध्यान से अपने मेमोरी में चिपका लीजिए, बहुत ही आता है ये पेपर में, ठीक है, क्लियर। अब देखना, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है क्वार्ट्ज, वहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन उसको भी अगर आगे डिवाइड करूं तो क्वार्ट्ज कौन सा सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, क्लियर। पूछ सकता है पेपर में, ऐसे ही पूछेगा, 2 मार्क का वहां, 1 मार्क का यहाँ, ठीक है। अब देखिएगा बेटा जी, टाइप ऑफ सॉलिड में सबसे पहले आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जहां पर एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है,
अब देखिए बेटा, एक बात बताइए, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्सेस लगते हैं? वॉन डर वाल फोर्सेस, राइट। और वॉन डर वाल फोर्सेस को, और ये जो पोलर है, नॉन पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इसको बहुत अच्छे से आप कहां पढ़कर आए हो? स्टेट्स ऑफ मैटर में। रिमेंबर, डायपोल डायपोल आयन डायपोल सब पढ़ा था ना? ओके। अब देखिएगा बेटा जी, जो पोलर सॉलिड्स होंगे उनमें क्या होगा? बॉन्ड, जहां पर भी पोलर होगा, जहां पर भी बॉन्ड पोलर होगा, जैसे कि आपको पता है भाई सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी कि बॉन्ड क्या है? पोलर है। भाई H और Cl के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो बॉन्ड क्या है? पोलर है। ठीक है, तो वो क्या बनेगा बेटा जी? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर कौन सा होगा बेटा जी? जब आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? नहीं होगा। क्लियर? या बिल्कुल, या तो सेम ही एटम्स के बीच में बना होगा, या ऐसे एटम्स के बीच में बना होगा जिनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल ना के बराबर है, जैसे ये। क्लियर? दोनों की लगभग बराबर है, 2.1 2.5। ओके, हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज यहां पर क्या है बेटा जी? यहां पर अगर मैं देखूं कि बॉन्ड पोलर नजर आ रहा है, लेकिन आपको क्या होगा बच्चा? आपको पता है कि भाई क्या होगा? ये इधर, ये इधर, ये इधर, वेक्टर से टोटल नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा जी? नॉन पोलर बन जाएगा, और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड में मैंने बताया हुआ है, अभी सॉरी केमिकल बॉन्डिंग नहीं डाला है, तो समझिए, बताया हुआ है वैसे पहले से भी, एक दो लेक्चर्स में बताया है मैंने कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगी? वही होगी जहां हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन किसके साथ लगा हुआ होगा बेटा जी? किसके साथ लगा होगा? किसी के साथ भी लगा होगा, लेकिन किस पर लगा होगा? फोन पर। ठीक है, किस पर लगा होगा? फोन पर। तो कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि जहां पर भी आपको हाइड्रोजन के साथ फोन नजर आ जाए बेटा जी, ठीक है, वो क्या है बेटा जी? आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। जैसे कि अगर वाटर की बात करूं, तो वाटर क्या है? लिक्विड है, लेकिन अगर मैं आइस के टर्म्स में बात करूंगी तो वहां पर क्या होता है बेटा जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसको बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंप्लीट करेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में। चलिए चलते हैं। आयनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे बेटा जी? आयंस होंगे। जैसे वहां मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर क्या होंगे बेटा जी? आयंस होंगे, और आयंस के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स कह सकते हो, आयनिक फोर्स कह सकते हो। कोवेलेंट सॉलिड्स के बीच में एग्जैक्टली कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही होगी, SiC कोवेलेंट बॉन्डिंग, डायमंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्वार्ट्ज। ठीक है, तो ये सब क्या दिखा रहे हैं बेटा जी? आपके कोवेलेंट सॉलिड्स। I move to next is metallic solid, और metallic solid क्या है बेटा जी? कॉपर, जिंक, आयरन। क्लियर? कोई भी मेटल होगी जो मेटल से बॉन्ड बना रही हो, वो क्या है बेटा जी? आपका मेटालिक बॉन्डिंग है। और वो कौन सा सॉलिड फॉर्म करेगा? मेटालिक सॉलिड फॉर्म करेगा। जैसे आयरन के अंदर है, या कॉपर के अंदर है, कोबाल्ट के अंदर है, मेटल है, तो बेटा जी क्या फॉर्म कर रही होगी? मेटल मेटल बॉन्डिंग कर रही होगी। क्लियर? आई होप समझ में आया। सवाल कैसे आएगा? आई होप वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बेटा, ये हमने अपना सबसे पहला पार्ट कंप्लीट किया है इस चैप्टर का, जिसमें से सिर्फ आपने क्या पढ़ा है अभी तक? क्लासिफिकेशन। दैट कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मन में मत रखना। चलो शुरू करते हैं। हाँ बेटा जी, अगर आपको कोई इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और चलो अब मैं चलती हूँ, और अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आता है, पसंद आता है, तो ये अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बहुत 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 सारा खुश रहिए। बाय।